नमस्कार, मैं डॉक्टर अनामिका, गायनी एंड फर्टिलिटी कंसल्टेंट फ्रॉम मिडास क्लिनिक। आज मैं बात करना चाहती हूँ पोस्टपार्टम हेमरेज और उससे होने वाली मैटरनल मोर्टालिटी की। गत दिनों में हमारे देश ने 2 माँओं की मौत देखी है, एक डॉक्टर अर्चना शर्मा और दूसरी मिसेज आशा। आशा जो कि 22 साल की उम्र में अपने चौथे बच्चे को जन्म दे रही थी, और डॉक्टर अर्चना शर्मा जो उनकी इस डिफ़िकल्ट डिलीवरी में पूरे समय उनके साथ रहकर उन्हें एक सफल और सुरक्षित प्रसव देने की कोशिश कर रही थी। मेडिकल कॉम्प्लिकेशन से मिसेस आशा की मौत हो गई और इसके रिस्पॉन्स में होने वाले दहशत ने डॉक्टर अर्चना को सुसाइड के लिए मजबूर कर दिया। इस तथ्य से ये साफ होता है कि शायद हमारा देश आज भी पोस्टपार्टम हेमरेज जैसी बड़ी कॉम्प्लिकेशन को समझता ही नहीं, जानता ही नहीं। पोस्टपार्टम हेमरेज होता क्या है? किसी भी डिलीवरी के वक्त महिला को नॉर्मली भी ब्लड लॉस होता है, जो नॉर्मल डिलीवरी में 500 ml से कम और सिजेरियन सेक्शन में 1000 ml से कम नॉर्मल माना जाता है। इससे ज़्यादा हो जाए तो हम इसे पोस्टपार्टम हेमरेज कहते हैं, और इसका ट्रेमेंडस इम्पैक्ट होता है उस महिला पे जो बच्चे को जन्म दे रही होती है। गर्भावस्था के पहले हमारी बच्चेदानी एक मुट्ठी के बराबर साइज की होती है और 9 महीने में उसमें इतना ट्रेमेंडस ग्रोथ होता है कि वो बच्चे को, उसके आसपास के पानी को, उसकी अवलनाल, उसकी प्लेसेंटा, सबको अपने आप में समा कर रखी रहती है, उन सबको पोषण दे रही होती है। ये सब कुछ कर पाने के लिए बच्चेदानी के ब्लड सप्लाई में बहुत सारे चेंजेज आते हैं, जिसके कारण कि उसके ब्लड वेसल्स नॉर्मल ब्लड वेसल से बहुत ही ज़्यादा बदल जाते हैं, उनमें ब्लड फ्लो बहुत हाई होता है। और जब प्रसव हो जाता है, जब बच्चे का जन्म हो जाता है, जब ब्लड वेसल्स को तुरंत ही बंद होना होता है, इसमें सबसे बड़ा फोर्स जो काम करता है वो है टोन ऑफ द यूट्रस, यानी बच्चेदानी के अपने कॉन्ट्रैक्शन। बच्चेदानी एक मस्कुलर ऑर्गन है, उसके मसल्स में कॉन्ट्रैक्शन होते हैं और इन ब्लड वेसल्स को बंद कर देते हैं। जब ये टोन ऑफ यूट्रस फेल कर जाता है तो पीपीएच होता है। उस पीपीएच को रोकने के लिए, टोन बढ़ाने के लिए यूट्रोटोनिक बहुत सारी मेडिसिन्स, बहुत सारी इंजेक्शन्स भी लगाए जाते हैं। डॉक्टर अपनी तरफ से बच्चेदानी की पैकिंग करना, मसाज करना, ज़रूरत पड़े तो उसमें होने वाली ब्लड सप्लाई को लाइगेट करना, और अंत में ज़रूरत हो तो बच्चेदानी निकालने तक का निर्णय लेते हैं। लेकिन कई बारी लॉस इतना फास्ट हो रहा होता है, इतना ज़्यादा हो रहा होता है कि आपको मौका ही नहीं देता कि आप ये सारे स्टेप्स कर सकें। अगर ब्लड पूल थोड़ा कम होगा पेट के अंदर, तभी डॉक्टर वहाँ काम कर पाएगा। अगर ब्लड लॉस बहुत ही ज़्यादा हो रहा है तो वो आपको कोई मौका नहीं देता कुछ भी कर पाने का, और डॉक्टर इस बीमारी के आगे, इस मेडिकल कॉम्प्लिकेशन के आगे, नेचर के आगे हार जाता है। प्रसूति अपनी जान गंवा देती है, और यकीन मानिए डॉक्टर भी उतना ही दुखी होता है जितना उस महिला के घर वाले या उस महिला के बच्चे दुखी होते हैं। मैटरनल मोर्टालिटी समाज का एक आईना है जो बताता है कि आपने कितनी इज्जत दी है अपने समाज में अपनी औरतों को। मैटरनल मोर्टालिटी या पीपीएच रोकने के लिए सिर्फ मेडिकल स्तर पे काम करने से या सिर्फ किसी डॉक्टर की मेहनत से कुछ भी नहीं हो सकता। इसमें उससे भी ज़्यादा बड़ा योगदान सोशल फैक्टर्स का है। जब भी कोई प्रसूति किसी भी प्रसूति कक्ष में या फिर ऑपरेशन थिएटर में अपनी जान देती है, तो वो मैटरनल मोर्टालिटी उस दिन तय नहीं होती है, वो उसी दिन तय हो जाती है जब वो अपनी माँ की कोख से जन्म लेती है और सामना करती है डिस्क्रिमिनेशन का। उसे अपने भाइयों से कम पोषण, उसे अपने भाइयों से कम एजुकेशन। जैसे ही उसकी उम्र इतनी लगने लगे उसकी माँ बाप को कि उसकी शादी कर दे, उसकी शादी कर दी। चाइल्ड मैरिज कॉमन हो जिस सोसाइटी में, और जैसे ही वो लड़की अपने पति के घर पहुँचे उसे एक बेटा पैदा करने की मशीन समझ लिया जाए, बिना किसी बर्थ स्पेसिंग के बच्चे होते चले जाएं, कोई न्यूट्रिशन का ख्याल नहीं। इन सारे चीज़ों से तय होता है कि मैटरनल मोर्टालिटी उस देश का कैसा होगा। जब हम देश की बात करें तो हर देश अपने मैटरनल मोर्टालिटी का एक रेशियो कैलकुलेट करता है और उसकी एक लिस्ट जारी करता है। 186 देशों की लिस्ट में हम 120वें नंबर पर आते हैं। हम ये समझें कि हमें एज ए समाज काम करना होगा इस मैटरनल मोर्टालिटी को रोकने के लिए।
मैटरनल मोर्टालिटी को रोकने का ये तरीका तो बिल्कुल भी सही नहीं है कि मौत के बाद हम इतनी दहशत फैला दें उस डॉक्टर के मन में, उस डॉक्टर कम्युनिटी में, कि वो डॉक्टर आत्महत्या करने पर मजबूर हो जाए। इससे आगे जाके आपके देश का MMR कभी नहीं घटेगा, बढ़ जरूर जाएगा, क्योंकि कोई डॉक्टर अर्चना शर्मा दोबारा हिम्मत नहीं करेगी किसी गांव में, किसी कस्बे में एकमात्र गायनेकोलॉजिस्ट बन के वहाँ के डिलीवरी वाले पेशेंट्स की मदद करने की, अपने हुनर से उनकी मैटरनल मोर्टालिटी रोकने की। लॉ बन रहे हैं, लॉ बनेंगे, इसके खिलाफ भी लॉ बनाने की पूरी लड़ाई चल रही है। किताबों में बनते हैं, किताबों में रहते हैं, और हम समाज में रहते हैं। समाज भीड़ बना सकती है और भीड़ पर कोई लॉ काम नहीं करती। जिस दिन ये दहशत फैली थी, जिस दिन डॉक्टर शर्मा ने अपनी जान दी थी सिर्फ इस कारण से कि उनके अगेंस्ट एक हत्या का मुकदमा दर्ज हो गया, सिर्फ एक नॉर्मल से मेडिकल कॉम्प्लिकेशन के कारण, उस दिन भी लॉ थे, लेकिन हम भीड़ बन चुके थे। तो हमें एज ए समाज बदलना होगा, खुद को भीड़ बनने से रोकना होगा। सवाल पूछना मना नहीं है, सवाल पूछना जरूरी है। आपको जब भी लगे कि कोई भी मेडिकल कॉम्प्लिकेशन जो हुई है वो होनी नहीं चाहिए थी, तो सवाल पूछिए, सिर्फ डॉक्टर से ही क्यों, इस समाज के हर हिस्से में हर उस अधिकारी से सवाल पूछिए जो आपके लिए काम कर रहा है, IAS ऑफिसर, पॉलिटिशियन, पुलिस, सबसे सवाल पूछिए। और आप सवाल पूछिए, सही तरीके से पूछिए, सही सवाल पूछिए। हर अर्चना शर्मा आपके हर एक मेडिकल क्वेरी का जवाब देगी, लेकिन उसे डराइए मत, उसमें ये दहशत मत लाइए कि तुम हत्यारे हो। इस दहशत में वो सिर्फ मर जाएगी और दोबारा कोई अर्चना शर्मा आपके गांव कस्बों में नहीं जाएगी। अब इससे ज़्यादा अगर मैं इस टॉपिक पे बात करती रहूं तो शायद अपने हॉस्टल के दिनों में चली जाऊंगी और याद करने लग जाऊंगी कि डॉक्टर अर्चना शर्मा कितनी अच्छी सीनियर थी, कितनी अच्छी को-PG थी और कितनी अच्छी डॉक्टर थी। तो इसे मैं यहीं ख़त्म करती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि हमारा समाज बदलेगा, हमारे प्रेजेंट में हमारे पॉलिटिशियन, पुलिस, प्रेस और पब्लिक बदलेगी, ताकि हमारे फ्यूचर में हमारे डॉक्टर कम्युनिटी दोबारा किसी अर्चना शर्मा के लिए प्रोटेस्ट ना कर रही हो। थैंक यू।